हेलो डियर स्टूडेंट, टॉपर्स कोचिंग क्लासेस के इस एग्जाम्पलर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर के कुछ इंटरेस्टिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने, लेट्स डिस्कस इट। तो क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया है B1, B2 एंड B3 आर थ्री आइडेंटिकल बल्ब्स। ओके, थ्री आइडेंटिकल बल्ब्स मीन्स दे हैव द सेम पावर रेटिंग, हेंस दे हैव द सेम रेजिस्टेंस। दे आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर व्हेन ऑल द थ्री बल्ब्स ग्लो। ओके, तो इस तरीके से कनेक्टेड किए गए हैं और जब ये तीनों के तीनों ग्लो करते, ऑल द बल्ब्स विल ग्लो, देन द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज रिकॉर्डेड बाय एमीटर ए। तो यहाँ पे 3 एम्पियर का रीडिंग हमें मिलता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी देख लो आप, यहाँ पे 4.5 वोल्टेज का दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन है कि तीनों बल्ब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तीनों की रेटिंग सेम है और तीनों को जब ग्लो कर दिया जाता है तो 3 एम्पियर का रीडिंग यहाँ पे हमें एमीटर पे मिलता है। ओके, दैट्स फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सब क्वेश्चन 1 यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। What happens to the glow of other two bulbs when the bulb B1 get fuse? Okay, so friends, हमें यहाँ पे पूछा गया है कि अगर ये B1 फ्यूज हो जाता है तो ये B2 और B3 जो यहाँ पे लगे हुए हैं उनका जो ग्लो होगा, ब्राइटनेस होगा, वो कम होगा, ज़्यादा होगा या फिर चेंज नहीं होगा, पहले जितना था उतना ही होगा। ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो ग्लो ऑफ बल्ब होता है यानी ब्राइटनेस होता है वो डिपेंड किसके ऊपर होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे कंसेप्ट को आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। लेट्स क्लियर द कंसेप्ट फर्स्ट, देन वी विल गो टुवर्ड दिस क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्राइटनेस होता है किसी भी बल्ब का, है ना, ब्राइटनेस, तो वो डिपेंड होता है कि वो कितनी पावर डिसिपेट कर रहा है। प्लीज़ नोट दिस थिंग, कितनी पावर वो कंज्यूम कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है। जितना ज़्यादा पावर डिसिपेट होगा उतना ज़्यादा ब्राइटनेस हमें उस पर्टिकुलर बल्ब का दिखाई देगा। सबसे पहली बात ये आप लोग जान लीजिए। तो अभी यहाँ पे सवाल ऐसा है कि ये जो पावर डिसिपेट है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है इस सर्किट में। तो पावर के तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज है, उसमें से एक फॉर्मूला पावर का है V²/R। तो इस फॉर्मूला से हम लोग पावर डिसिपेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इन तीनों बल्ब की पावर की अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, अगर ये तीनों बल्ब ग्लो हो रही है तो वो सेम होगी क्या नहीं होगी वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। अगर पैरेलल में मैंने 3 बल्ब लगाए और जिनकी रेटिंग सेम है तो वो सेम ग्लो करेंगे या नहीं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फ्रेंड, वो डिपेंड होगा पावर के ऊपर। सो पावर इज इक्वल्स टू V²/R। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तीनों बल्ब का तो सबका हमें पता है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग सीरीज या फिर रजिस्टर को लगाते हैं तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो V की वैल्यू सेम होगी तो V² की वैल्यू की भी सेम होगी, तीनों की अगर हम लोग पावर जब कैलकुलेट करेंगे तब। उसके अलावा हमें दिया गया था ये तीनों बल्ब आइडेंटिकल है ना। तो आइडेंटिकल है यानी कि उनका पावर रेटिंग सेम है, रेजिस्टेंस तीनों का सेम है। प्लीज नोट दिस थिंग। तो V² भी सेम है तीनों का, R भी सेम है, तो पावर कैलकुलेट जो भी होगी यहाँ पे तो वो सेम होने वाली है। प्लीज नोट दिस थिंग। मीन्स अगर हम लोग इन तीनों बल्ब को जलाते हैं अभी तो वो तीनों के तीनों सेम ब्राइटनेस हमें देंगे क्योंकि वो आइडेंटिकल बल्ब्स है और सेम वोल्टेज पे लगाए हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये कंसेप्ट हमारा अभी क्लियर हो चुका। उसके अलावा अगर इस तीनों बल्ब में ये जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अगर सपोज ये बल्ब B1 फ्यूज हो जाता है तो उसका इफेक्ट इस B2 और B3 के ऊपर क्या होगा, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने देखा है अभी यहाँ पे कि ये जो पावर है हर बल्ब की, है ना, तो वो होगी V²/R। तो अगर ये बल्ब फ्यूज भी हो जाता है तो जो टोटल वोल्टेज है इस पूरे सर्किट का इन दोनों के लिए वो तो अभी भी उतना ही होगा, 4.5। उसके अलावा उन बल्ब का जो रेजिस्टेंस है अपना खुद का, वो भी तो नहीं चेंज होगा इस बल्ब फ्यूज होने जाने की वजह से, तो वो भी वही होने वाला है R। तो ये जो वैल्यू है V²/R इट विल नॉट चेंज अगर ये फ्यूज भी हो जाता है तो, है ना। सो इट विल रिमेन सेम। तो इसी की वजह से इनका जो ब्राइटनेस है वो भी सेम होगा, इट विल नॉट चेंज। प्लीज नोट दिस थिंग, है ना, ब्राइटनेस विल बी सेम, इट विल नॉट चेंज। जितना पहले ग्लो करते थे उतना ही अभी ग्लो करेंगे। इतना ही क्या, अगर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर ये B2 बल्ब भी फ्यूज हो जाता है, सिर्फ ये एक ही बल्ब यहाँ पे जल रहा है, तभी भी इसका जो ब्राइटनेस है वो सेम होगा, जितना पहले था उतना ही होगा। इट रिमेन अनअफेक्टेड। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड है भाई V²/R। ये दोनों बल्ब फ्यूज हो जाते हैं उसका फिर वोल्टेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज तो उतना ही है। उसके अलावा उस बल्ब का अपना जो खुद का रेजिस्टेंस है वो भी तो यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है।
सो इट डजेंट अफेक्ट दैट मच, कुछ अफेक्ट नहीं करता है यहाँ पे अगर ये दोनों भी फ्यूज हो जाते तो इस तरीके से इन दोनों बल्ब भी अगर फ्यूज हो गए तो भी इसका ब्राइटनेस वही होगा जितना पहले था। अगर ये B1 इस कंडीशन में पूछा गया था कि B1 अगर फ्यूज हो जाता है सो यस B2 और B3 ये जो बल्ब है उनका ब्राइटनेस उतना ही होगा। क्यों? तो हम लोग उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि ब्राइटनेस डिपेंड ऑन V² अपॉन R, है ना। ब्राइटनेस डिपेंड ऑन द पावर डिसिपेटेड एंड द पावर डिसिपेटेड विल बी सेम एज बिफोर, क्योंकि वो है V² अपॉन R, V चेंज नहीं हो रहा है, R भी सेम ही है उसका खुद का रेजिस्टेंस, तो वो उतना ही ग्लो यहाँ पे करने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल नंबर 1। तो अभी एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट हैपन्स टू द रीडिंग्स A1, A2, A3 एंड A व्हेन द बल्ब B2 गेट फ्यूज। ओके, तो B2 अगर फ्यूज हो गया है तो इसमें से जो करंट पास होने वाला है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है वो भी कैलकुलेट करना है। तो लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। ओके, सो फ्रेंड हमें यहाँ पे इसमें से कितना करंट पास होगा, इसमें से कितना करंट पास होगा, इसमें से कितना करंट पास होगा, मीन्स रीडिंग्स ये एमीटर में हमें जो A1 में कितना मिलेगा रीडिंग, A2 में कितना मिलेगा, A3 में कितना मिलेगा और यहाँ पे कितना मिलेगा, ये कैलकुलेट करना है कि अगर जब बल्ब B2 है वो फ्यूज हो जाता है तो फ्रेंड्स हमें ओम्स लॉ पता ही है। ओम्स लॉ है V इज इक्वल्स टू IR। तो अगर मुझे करंट चाहिए तो मुझे चाहिए V अपॉन R की वैल्यू। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस ईच रजिस्टर वो तो सेम ही है 4.5, इसकी वैल्यू तो पता है, लेकिन रजिस्टर ये जो रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर बल्ब का वो मुझे यहाँ पे पता नहीं है। तो वे सबसे पहले मैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? तो इसके पहले जो कंडीशन थी कि जब ये तीनों बल्ब ग्लो कर रहे थे तब वहाँ पे 3 एम्पियर का करंट पास हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे मुझे करंट कितना पास हो रहा है ये पता है, टोटल करंट, टोटल वोल्टेज पता है, तो टोटल रेजिस्टेंस में कैलकुलेट कर सकता हूँ और उसमें से मैं इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखते हैं किस तरीके से मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं ये पहले वाली कंडीशन से ना इस पर्टिकुलर रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो पहले में दिया गया था कि टोटल करंट जा रहा था 3 एम्पियर का, टोटल वोल्टेज यहाँ पे है 4.5 का, है ना, और टोटल जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टोटल, तो अभी ये सीरीज में नहीं कनेक्टेड, ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलल कितने होगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, है ना। हर रजिस्टर की वैल्यू सेम है तो इसलिए मैंने सबको R कंसिडर किया हुआ है। तो जो टोटल इफेक्ट, सॉरी, इसकी वैल्यू भी 1/R होगी। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा 3/R होगा। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/3 होगा, है ना। यानी कि ये जो पूरा रेजिस्टेंस है इस सर्किट का वो है R/3। तो अभी मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ R की वैल्यू। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से मैं लिखूंगा कि V इज इक्वल्स टू IR। तो इसी का मतलब IR, R यहाँ पे कौन सा होगा, R इक्विवेलेंट होगा, है ना, कंप्लीट सर्किट का रेजिस्टेंस, कंप्लीट करंट और कंप्लीट वोल्टेज, इस तरीके से। तो यहाँ पे कंप्लीट वोल्टेज है इसका 4.5, करंट यहाँ पे देखो हमें दिया गया था टोटल करंट 3 एम्पियर का पास हो रहा था, और जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना है R/3। तो यहाँ पे ये 3 और 3 कैंसिल हो चुके हैं। सो यहाँ पे 4.5 ओहम का एक रजिस्टर की वैल्यू है। तो यानी कि हर रजिस्टर जो है वो 4.5 का है। हम लोगों को पता है कि जो इक्विवेलेंट रजिस्टर होता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो वो हर रजिस्टर से कम ही होता है। प्लीज नोट दिस थिंग। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो हर रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है वो है 4.5 ओहम का। तो अभी हम लोग इस सेकेंड कंडीशन में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंडीशन मीन्स एमीटर ए से तो करंट पास हो रहा है ना। बल्ब यहाँ पे कौन सा फ्यूज हो गया है, देखिए व्हेन द बल्ब B2 गेट फ्यूज, अभी B2 फ्यूज हो गया है तो यहाँ से तो करंट पास नहीं होने वाला है। तो A2 में हमें कितना रीडिंग मिलेगा, A2 में हमें रीडिंग मिलेगा 0, क्योंकि करंट ही नहीं पास हो रहा है। A1 में कितना मिलेगा, चलो ये फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ में क्या कहा गया है, V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पे मुझे करंट चाहिए, सो I इज इक्वल्स टू V/R। तो इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, उसका रेजिस्टेंस भी हमें पता है, V भी पता है। तो V कितना है यहाँ पे, तो V है 4.5, और उस पर्टिकुलर बल्ब का रेजिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट किया ही है, वो भी 4.5 है, यानी कि वैल्यू आ गई है यहाँ पे 1 एम्पियर। तो इस एमीटर 1 में हमें रीडिंग मिलेगा यहाँ पे 1 एम्पियर का। एमीटर 2 में तो बल्ब फ्यूज होने की वजह से करंट पास ही नहीं हो रहा है, सो एमीटर 2 का रीडिंग यहाँ पे होगा 0।
एमीटर 3 में भी जो रेजिस्टेंस है उसकी भी वैल्यू 4.5 है, वोल्टेज भी उतना ही है, सो वहाँ पे भी मुझे उतना ही रीडिंग मिलेगा। एमीटर 3 में मुझे रीडिंग मिलेगा 1 एम्पियर का ही। ओके, तो एमीटर ए में मुझे कितना रीडिंग मिलेगा ये भी हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो एमीटर ए जो है वो इस कंप्लीट सर्किट से कितना करंट पास हो रहा है उसकी वैल्यू है। तो इसको आप लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, या तो आप लोग इस I1 और I2 की एडिशन कर दो, ये आपको मिल जाएगा, या फिर आप वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो ना, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज आपको पता है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोग सबसे पहले फाइंड आउट कर सकते हो 1/R प्लस 1/R से, और तब आप लोग करंट फाइंड आउट कर सकते हो। बट बेटर वे आप लोगों को पता ही है कि ये तीनों मिलके फिर बाद में एमीटर की रीडिंग हमें यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल करंट जो होगा इस कंप्लीट सर्किट में वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इतना। I1 हमने कैलकुलेट किया है 1 एम्पियर, I2 0 है, I3 यहाँ पे है अगेन 1 एम्पियर। तो टोटल करंट इसमें से जो पास होने वाला है वो होने वाला है 2 एम्पियर। तो देखा फ्रेंड आप लोगों ने, पहले इस सर्किट से 3 एम्पियर का करंट पास होने वाला था, पास हो रहा था जब 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड थे, क्योंकि हमें पता है कि अगर जितने पैरेलल हम लोग रेजिस्टर्स लगाते जाएंगे रेजिस्टेंस कम होते जाएगा, करंट ज़्यादा फ्लो होते जाएगा। और इसमें से अगर हम लोग एक एक रेजिस्टर को हटाते गए तो यहाँ पे जो करंट पास होने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा फिर तो करंट पास होने वाला है वो कम हो जाएगा। तो जहाँ पे पहले तीनों बल्ब ग्लो हो रहे थे, 3 एम्पियर का करंट पास हो रहा था, वहीं पे अभी अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इस कंप्लीट सर्किट से 2 एम्पियर का करंट पास हो जाता है। हालांकि अगर आप लोग वैल्यू कंपेयर करते हो तो हर बल्ब से पहले जितना करंट पास हो रहा था उतना ही अभी पास हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि हमें पूछा गया था बल्ब B2 अगर फ्यूज हो जाता है तो रीडिंग्स क्या होगी इन सभी एमीटर्स में। तो हम लोगों ने देखा एमीटर 1 में रीडिंग मिली हमें 1 एम्पियर, एमीटर 2 में मिली 0 एम्पियर, एमीटर 3 में मिली 1 एम्पियर, और इस एमीटर में तो टोटल करंट यहाँ पे हमें मिलने वाला है, सो इट विल बी द सम ऑफ ऑल 3, सो इट विल बी 2 एम्पियर। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल 2 को सॉल्व किया। एग्जाम्पल 3 में अभी हम लोग देखते हैं हाउ मच पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द 3 बल्ब्स विल ग्लो टुगेदर। ओके, चलिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसको मिटा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें पूछा गया है अभी हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द 3 बल्ब्स ग्लो टुगेदर। अगर तीनों के तीनों बल्ब ग्लो होते हैं तो कितना पावर डिसिपेटेड होगा। तो फ्रेंड हमें पावर का फॉर्मूला तो पता ही V²/R, आप लोग इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। V की वैल्यू पता है 4.5, और इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो पूरा रेजिस्टर है वो हमें पता ही है 3/R था, और R की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर चुकी है। लेकिन अगर हमें ऑलरेडी ये बात तो पता ही है कि टोटल करंट जब तीनों बल्ब ग्लो होते हैं तो टोटल करंट 3 एम्पियर का होता है, और वोल्टेज V पता ही है हमें यहाँ पे। तो मैं पावर का अगेन यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कि पावर जो होता है दैट इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रिक करंट। बस इससे भी हम लोग टोटल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर इक्वल टू टोटल वोल्टेज इतना है यहाँ पे 4.5, और टोटल करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था 3 एम्पियर जब तीनों बल्ब ग्लो करते हैं, वी नो दैट वैल्यू। तो बस यहाँ पे मैं वैल्यू अगर कैलकुलेट करता हूँ सो पावर विल बी 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, सो इट विल बी 13.5 है ना। सो यहाँ पे ये जो पावर आ रही है इट इज 13.5, और पावर का यूनिट वैट होता है तो यहाँ पे मैं वैट लिख देता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ठीक से समझने की इसको कोशिश कीजिए। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, 3 incandescent bulb of 100 watt each। तो तीनों देयर incandescent bulb of 100 watt, देयर नहीं चाहिए था, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गया, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, तो यहाँ पे चाहिए था 3। ओके, सो प्लीज मेक इट करेक्ट। 3 incandescent bulb of 100 watt each are connected in series in an electric circuit। okay, in another set of 3 bulbs of the same wattage are connected in parallel to the same source। यानी कि सोर्स ऑफ करंट भी यहाँ पे सेम ही, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और जो 3 कैंडेसेंट बल्ब है इनकैंडेसेंट बल्ब वो 100 वैट के हैं तीनों। मीन्स तीनों सेम बल्ब यहाँ पे एक तो सीरीज में लगाए हुए हैं या फिर तीनों को पैरेलली लगाया हुआ है। तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए में यहाँ पे बताया गया है कि विल द बल्ब विल इन द 2 सर्किट्स ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस। यहाँ पे
ये जो ब्राइटनेस मिलेगा हमें इस कॉम्बिनेशन में और इस कॉम्बिनेशन में, क्या वो हमें सेम मिलेगा, ये पूछा गया है और हमें जस्टिफाई भी करना है हमारे आंसर को, ठीक है। और बी में बताया गया है कि नाउ लेट वन बल्ब इन बोथ द सर्किट्स गेट फ्यूज। अगर सपोज यहाँ का ये बल्ब फ्यूज हो जाए, यहाँ का ये बल्ब फ्यूज हो जाए, विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो इन ईच सर्किट, गिव रीजन। ओके, तो हमें यहाँ पे इसका भी आंसर बताना है। ओहो हो, तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एक ठीक से प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं और इसका आंसर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी, फ्रॉम दैट इन्फॉर्मेशन मैंने एक छोटी सी डायग्राम बना ली है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बल्ब है B1, B2, B3, दे हैव द सेम वैटेज, है ना। तो वैटेज सेम था, पावर रेटिंग सेम थी उनकी, तो वो सीरीज में लगा दिए गए हैं और यहाँ पे उन्हीं तीनों बल्ब को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया गया है। तो हमें यहाँ पे पूछा था कि विल द बल्ब इन द टू सर्किट्स ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस। यहाँ पे ये जो सारे बल्ब ग्लो करने वाले हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन और यहाँ पे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या वो सेम ग्लो करेंगे, सेम ब्राइटनेस उनका होगा या फिर नहीं होगा, ये हम लोगों को पूछा गया है। तो फ्रेंड, जैसा कि लास्ट एग्जांपल में मैंने आप लोगों को बताया था, वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे इस कंसेप्ट को ठीक से समझना है कि ये जो ब्राइटनेस होता है ना किसी भी बल्ब का, ब्राइटनेस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो ये डिपेंड होता है कि वो कितनी पावर वहाँ पे डिसिपेट कर रहा है। ओके, तो जितनी ज़्यादा पावर डिसिपेट होगी उतना ब्राइटनेस ज़्यादा, और जितनी कम पावर डिसिपेट होगी उतना ब्राइटनेस कम। तो ये पावर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो पावर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू V² R। तो ये पावर का फॉर्मूला हमें यहाँ पे पता है। क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि ये जो दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगाया है उसमें सेम पावर सोर्स यूज किया गया है, यानी कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों कॉम्बिनेशन में, पूरे कॉम्बिनेशन की बात करो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस कंप्लीट कॉम्बिनेशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस कंप्लीट कॉम्बिनेशन, तो वो यहाँ पे सेम है, ये एग्जाम्पल में दिया गया है, तो ये वैल्यू सेम होगी। तो दोनों कंडीशन में अगर हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं तो वो सारा अभी डिपेंड होने वाला है कि दोनों में रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम है इस कंडीशन में और इस कंडीशन में भी। तो जिस कंडीशन में, जिस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, अभी यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में है इस रेशो के, तो अगर फ्रैक्शन में हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अगर सेम होता है, तो अगर डिनोमिनेटर, दो फ्रैक्शन है फॉर एग्जांपल, है ना, जिनका न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर जिसका कम होगा, सपोज ये डिनोमिनेटर कम है और ये डिनोमिनेटर ज्यादा है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता हूं मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी कम। अगर न्यूमरेटर सेम है तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सपोज 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर ले लिया है 3 और यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर ले लिया है 2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी, इस रेशो की वैल्यू, और इस रेशो की वैल्यू यहाँ पे आती है 2। यानी कि आप लोग देखो ठीक से कि न्यूमरेटर अगर सेम है दो रेशो में, तो कौन सा रेशो बड़ा है छोटा है डिपेंड होता है डिनोमिनेटर पर। तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा तो इस रेशो की वैल्यू कम आएगी, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा न्यूमरेटर से, तो उस रेशो की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो ये भी लॉजिक मैथमेटिक्स का आपको यहाँ पे पता होना जरूरी है। तो पावर का फॉर्मूला है ये P इज इक्वल टू V²/R। दोनों कंडीशन में वोल्टेज सेम है, यानी कि न्यूमरेटर जो होगा वो सेम होगा, तो सारा जो खेल है वो डिपेंड होगा इस रेजिस्टेंस पे। जिस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें जो पावर डिसिपेट होने वाली है कम डिसिपेटेड होने वाली है, और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें जो पावर डिसिपेट होने वाली है वो ज्यादा डिसिपेट होने वाली है। इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। तो अभी तक जो डिस्कशन हुआ है उसमें से हम लोगों ने ये देखा कि ब्राइटनेस डिपेंड ऑन द पावर डिसिपेटेड, है ना, मोर पावर, है ना, मोर पावर विल बी मोर ब्राइटनेस। ओके, और ब्राइटनेस किसके ऊपर डिपेंड होता है? सो ब्राइटनेस डिपेंड होता है यहाँ पे, सॉरी, पावर किसके ऊपर डिपेंड है? सो पावर डिपेंड विल बी V²/R इन दोनों सर्किट्स में। तो वोल्टेज तो सेम है तो सारा खेल डिपेंड होगा रेजिस्टेंस पे। अगर दोनों में वोल्टेज सेम है तो जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, है ना, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा तो वहाँ पे जो पावर कैलकुलेट होगी वो ज़्यादा होगी, मोर पावर विल बी कैलकुलेट। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे जो पावर होगी
वो कम कैलकुलेट होगी, क्योंकि अगर डिनोमीटर बढ़ जाता है तो फिर रेशो की वैल्यू तो कम ही आएगी। तो इस तरीके से ये लॉजिक हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों कॉम्बिनेशन में कौन से कॉम्बिनेशन में ज़्यादा रेजिस्टेंस है, कौन से कॉम्बिनेशन में कम रेजिस्टेंस है। तो फ्रेंड यहाँ पे तीनों का जो मीन्स तीनों आइडेंटिकल बल्ब है तो उसका रेजिस्टेंस भी सेम होगा आर आर आर। तो यहाँ पे ये भी लगे हुए हैं आर आर आर। तो सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन की, है ना, तो सीरीज में हमें पता है जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो तीनों की सम होगी, यानी कि आर प्लस आर, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पे कितना होगा 3R। और अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे जो 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो होगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो यह यहाँ पे होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/R। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो यहाँ पे आया है वो R डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन में मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट किया है, टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे वो आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ R, और यहाँ पे आ रहा है R/3। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिला है दैट इज मोर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिला है दैट इज लेस रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हमने देखा था, जहाँ पे भी मीन्स हमें डिनोमीटर छोटा चाहिए तब जाके पावर ज़्यादा होगी। तो दोनों में जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो कम यहाँ पे है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ऑफ कोर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ब्राइटनेस होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, है ना, क्योंकि पैरेलल सेम रेजिस्टेंस के अगर बल्ब लगाते हैं, वोल्टेज सेम है, तभी की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होगा पावर ज़्यादा डिसिपेट होगी और बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस, वो कम होता है एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसी की वजह से हमें यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन हमारा ये होगा कि ब्राइटनेस जो होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो ज़्यादा होगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो इसमें आप लोग लिख सकते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा होगी दैन द सीरीज कॉम्बिनेशन। और जस्टिफाई भी आप लोगों को पूछा तो आप लोग ये लॉजिक वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ब्राइटनेस is directly proportional to the power dissipated. Power dissipated will be calculated by formula V²/R. In both the combination, the potential difference है ना across the combination is same, that is what is it is given, that is equal. And so all the power dissipated is depend on the total resistance. So if we calculate the total resistance in series combination, it will be the 3 times of R, and if we calculate the total resistance in parallel combination like this, so it will be R/3. So from the given two equation हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि the resistance is more in series combination. तो अगर resistance more है तो डिनोमीटर बड़ा हो जाएगा, so power will be less. एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लेस है, सो इस रेशो में डिनोमीटर छोटा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी, सो मोर पावर विल बी जनरेटेड। तो इतना सारा लॉजिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोग यहाँ पे एज अ जस्टिफिकेशन लिख सकते हो। Okay, so this is all about this example number A. Now let's discuss example number B. Okay, so friend example number B में हमें यहाँ पे पूछा गया है, now let one bulb in both the circuit get fused, will the rest of the bulb continue to glow in each circuit? Okay, तो देखो भाई यहाँ पे ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए हैं, तो इसमें से अगर कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या अदर बल्ब ग्लो हो गए? सीरीज की अगर सबसे पहले बात कर दो, देखो सीरीज में अगर यहाँ पे यही बल्ब अगर फ्यूज हो गया B1 तो करंट आगे जाएगा ही नहीं, तो तीनों के तीनों बल्ब नहीं ग्लो होंगे। सबसे पहली बात ये, सीरीज में ना फ्यूज कौन सा हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड होता है ये सारा कंसेप्ट। कि सपोज अगर ये B1 बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो यहाँ पे करंट आगे जाएगा ही नहीं, तो ये भी नहीं जल पाएंगे। उसके अलावा अगर यहाँ पे B2 बल्ब अगर ग्लो हो फ्यूज हो जाता है तो यहाँ तक तो नहीं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, कि अगर यहाँ पे कंसिडर आपको करना है, नो नो नो, लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मुझसे, लेट मी करेक्ट इट। सीरीज में क्या होगा, अगर कोई भी बल्ब फ्यूज हो जाता है, वेदर इट इज एट द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, अगर सपोज ये भी फ्यूज होता है तो सर्किट ब्रेक ही होने वाला है, सो नो बल्ब विल ग्लो एट द टाइम। यस, नो बल्ब विल ग्लो, कोई भी एक फ्यूज हो जाता है सर्किट ब्रेक हो जाएगा, कंप्लीट ही नहीं होगा सर्किट, तो कोई भी बल्ब यहाँ पे नहीं चलेगा। तो यस, सीरीज में अगर कोई भी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो नहीं चलेगा बल्ब। लेकिन पैरेलल में वैसा नहीं है, पैरेलल कनेक्टेड है, देखो इस तरीके से
तो इसमें क्या होता है कि करंट जो होता है स्प्लिट अप हो जाता है पास होते समय पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सपोज अगर ये बल्ब भी फ्यूज हो जाता है तो यहाँ से करंट पास नहीं होगा, लेकिन इट विल पास थ्रू दिस सर्किट, इट विल पास थ्रू दिस पाथ। सो ये जो रिमेनिंग अदर टू बल्ब है वो ग्लो होते ही है, इसलिए तो हमारा डोमेस्टिक वायरिंग पैरेलल कर दिया जाता है। अगर इस तरीके से वायरिंग करते थे, अगर फैन खराब हो जाता है तो बाकी के अप्लायंसेस भी नहीं काम करेंगे फिर। तो पैरेलल में क्या होगा कि अगर एक खराब भी हो जाता है तो रिमेनिंग टू विल ग्लो, और सीरीज में क्या होगा, अगर एक खराब हो जाता है तो कोई भी रेजिस्टेंस या बल्ब वहां पे ग्लो नहीं करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल नंबर बी।